नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं। अभी वैसे तो मैंने इसकी चर्चा आपसे कर दिया था पिछले वीडियोज में, लेकिन इस पर मैंने कोई वीडियो बनाए नहीं थे। तो मार्केट में गिरावट के चार प्रमुख कारण और लमसम का क्या महत्वता है उस पर जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बात करना बहुत ही जरूरी है। इस समय आदमी को क्या होता है कि पैनिक तो यहाँ पर हो ही जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और पैनिक होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यार देखो दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना, जब ये चैनल वाले ये चिल्लाना शुरू कर देंगे इतने करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। स्वाहा हो गए मीन्स क्या होता है कि वहां पर जो आम इन्वेस्टर होता है ना, उसके मन में बहुत बड़ा डर हो जाता है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि कोई भी यहाँ पर स्वाहा वहा नहीं होता है। जब तक आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करोगे तब तक ये आप आज मेरी बात को सुन लो, अच्छे से गांठ बात करके सुन लो, आपका एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है ना। आपका ये वायदा का कारोबार है यार। वायदा कारोबार में क्या होता है, देखो बाई और सेल यहाँ पर चलती रहती है। अब बाई और सेल में क्या होता है कि एक पक्ष बेच रहा है तो दूसरा पक्ष खरीद रहा है। कल आपने देखा होगा 17,000 करोड़ 17,500 करोड़ आपके एफआईआई ने बेचा है, तो 12,500 करोड़ के आसपास इन्होंने डीआईआई ने खरीदा है। हाँ, जब वहां पर दिक्कत आ जाती है, जब कोई बायर मिलता ही नहीं है, तब वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। उस समय भाव धड़ाधड़ टूटते हैं। लेकिन भाव टूटने का मतलब ये नहीं कि आपके असेट की वैल्यू डाउन हो गई है। ये बात नोट कर लीजिएगा, आपके असेट की वैल्यू कहीं डाउन नहीं हुई है। आपका असेट जितना है उतना ही रहेगा आपके। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं भाई, अपना पैसा किसके हाथ में देना है? फंड मैनेजर्स के हाथ में देना है, जो एक्सपर्ट है उनके हाथ में देना है। तो चलिए लंबा लंबा जो डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों को कई बार मैंने घोल करके इस बात को पिला दिया है कि यस, इन रीजन से मार्केट गिर रहे हैं और ये इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं। आपको अच्छे से मैंने बार बार कॉल दिया था कि अगर पैसे की जरूरत है तो आप पैसा अपना रिडीम कर सकते हो। दिया था या नहीं दिया था, उसके बाद में अब आपको कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फर्दर सिचुएशन का इंतजार करना है। अगर हमें और गिरावट मिलती, उम्मीद करता हूं कि कल आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर लमसम किया होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, आदमी के मन में एक ग्रीड हावी हो जाता है, यार थोड़ा और गिरे तब खरीदता हूं, थोड़ा और गिरे तब खरीदता हूं। क्यों? पार्ट पार्ट में गिरावट के समय पर आप क्यों नहीं जा सकते हो? क्या पता है कि कहां से मार्केट बाउंस बैक कर जाए? कोई भी सिनेरियोज है नहीं, लेकिन वही होता है जब आप स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे तो कैसे आप करोगे। तो यहां पर मैंने एसआईपी को भी लिया हुआ प्लस लमसम को लिया हुआ, और इन चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो रीजन है वो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो काफी बड़ा टेंशन है। एक यहां से अटैक कर रहा है, दूसरा वहां से काउंटर अटैक कर रहा है, दूसरा वहां से जो अटैक कर रहा है, तीसरा यहां से काउंटर अटैक कर रहा है। तो वो जो है ना, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो एक्चुअली बरकरार है। क्यों मिडिल ईस्ट का टेंशन का मैं एक बार बताऊं, रशिया और यूक्रेन में 10% के आसपास आपकी मार्केट गिरी थी, लेकिन क्या है, एक फैक्टर और काम कर रहा है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ और संशय हो रही है। उस पर भी मैं आता हूं और चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे कि मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वहां पर क्रूड ऑयल से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? सबसे ज्यादा इंपोर्टर तो हम हैं आज के टाइम पर, क्योंकि चाइना और अमेरिका ने तो अपना अच्छा खासा अपना भंडारण कर रखा है। उनके ऊपर तो तेल का खेल चलेगा नहीं। तेल का खेल चलेगा तो इंडिया के ऊपर चलेगा। हमारे पास उतने संसाधन नहीं कि हम उतना स्टोरेज कर सकें। हाँ, हमारे जो है ये अपना पीएम महोदय ने वहां से रसिया के साथ कुछ करने की कोशिश करा था, लेकिन अब उससे वही है, ऊंट के मुंह में वो जीरा है, ठीक है ना। तो यस, अगर मान लिया जैसे 5% एक दिन में बढ़ा था, 2-2.5% एक दिन में बढ़ा है, तो इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहा क्रूड ऑयल का प्राइस, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हो जाएंगी और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा डॉलर हमें खर्च करना पड़ेगा। सो भाई ये थोड़ा सा चिंता का कारण है पहला। दूसरा चिंता का कारण हमारा पड़ोसी पाकिस्तान में हमारा चाइना है। चाइना का क्या हुआ है कि उन्होंने जितने इंसेंटिव और स्टिमुलेशन पैकेज दिए हैं अपनी मार्केट को, उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा रिसेंट में दिख रही हैं। उनकी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है और उनका वैल्यूएशन काफी नीचे था। सो भाई अब ये चक्कर जरूर पड़ रहा है कि यार यहां वहां का जो पैसा निकलेगा, अब कई लोग तो बोल रहे हैं इंडिया का भी पैसा निकल करके वहां पर जा रहा है, लेकिन अभी इसका तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं। लेकिन हो सकता है मे भी, लेकिन क्या है कि जो बाहर का पैसा है, चाहे वो किसी भी मार्केट से निकल रहा हो, चाहे वो ताइवान मार्केट से निकल रहा हो, चाहे वो जापानी मार्केट से निकल रहा हो, चाहे वो आपका अमेरिकन मार्केट से निकल रहा है, XYZ कहीं की भी मार्केट से निकल रहा हो, मैं उसका पर्टिकुलर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। वो पैसा जब जो प्रबल संभावनाएं थी कि इंडिया में भी आएगा और कुछ हद तक जो है चाइना में जाएगा या अदर कंट्रीज में जाएगा, इमर्जिंग मार्केट में, लेकिन हमारी वैल्यूएशन हाई होने की वजह से, क्योंकि हमारी मार्केट ने वेल परफॉर्म किया है पिछले दिनों में, चाइना की मार्केट ने वर्स्ट परफॉर्म किया है, तो आज के टाइम पर वहां पर जो है
जो आपके चाहे एफपीआई बोल लो चाहे एफआईआई बोल लो, उनका जो है ना, उनका एचएनआई भी बोल लो, तो उनका उनका रुझान उधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उनका रुझान उधर की तरफ जा रहा है। ये दूसरा एक चिंता का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण और कोई कारण नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पर भी लोग भाई भी प्रॉफिट पर बैठे हुए थे और उसके बाद में प्रॉफिट बुक करें तो आम सा सिनेरियो है। आम सा सिनेरियो भाई देखो, अगर वो लोग मोटे मोटे लोग, जिनको मोटा लोग मैं ये बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लोग, अगर वो प्रॉफिट अपना बुक नहीं करेंगे तो हमारे जैसे आम लोगों को मौका कहां से मिलेगा, आप बताइए। हमारे जैसे लोग जो इंतजार में बैठे हुए हैं कि यस भाई हमें भी खरीदारी का मौका दे दो, तो वो कहां से होगा। ठीक है ना। तीसरा मैं अभी बात कर लेता हूं एक इसकी सपोर्ट की निफ्टी में। तो कल हमने आपको बताया था कि भाई मेरे निफ्टी में सपोर्ट जो आपका है वो 25,750 था, 25,500 अगर ब्रेक होता है तो हमने बोला था फिर उसके बाद में तो नीचे जाना है, आपको खरीदारी का मौका मिल गया है। तो आपको हम निफ्टी को एक पैमाना इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें 50 कंपनियां होती है। सेंसेक्स को थोड़ा सा मैं इसलिए लेता हूं, उसमें केवल 30 होते हैं, उसमें थोड़ा घालमेल हो जाता है। निफ्टी 50 में कंपटीशन होता है अच्छा खासा, मिड वालों का इसमें आने का और इसके वालों का बाहर होने का, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा मजा आता है उसको बताने में और उसमें काफी स्टेबिलिटी भी होती है। अगर उसको आप देख लो तो बाकी इंडाइसेस का आंकड़े आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज मैं इसको एनालाइज करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कल की डेट में तकरीबन सेक्टर और इंडाइसेस में जम करके बिकवाली हुई है, तो अच्छा खासा मौका था आपके फंड्स की नेवी में। देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, जब मेरा मार्केट में गिरावट होती है ना, मैं उस समय सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही करता हूं कि यस यार मैं कितना घाव बांधू, कितना मरहम पट्टी लगाऊं, मींस कैसे थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करके और उसके बाद में उसका थोड़ा सा मरहम पट्टी कर सकूं जो हमारा इन्वेस्ट रूपी पौधा है उसकी। ठीक है ना, घाव तो लगी हुई है, अब उसका मरहम वही है कि यस थोड़ा बहुत है तो आप उसको कर दो, नहीं तो समय पर छोड़ दो, वो अपने आप ही रिकवर करेगा। जैसे आपने एक पेड़ में कुल्हाड़ी लगा दी है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा भाई, उससे पानी रिसेगा, वो करेगा, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, पेड़ का ग्रोथ हो जाएगा, पूरा तो जो तना आपने काटा नहीं। तो उसी प्रकार से हमारी मार्केट को जो घाव लगती है उस घाव की मरहम पट्टी करना जरूरी होता है। तो इस समय मैं अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात है। इतना परसेंट की गिरावट हुई तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी पोर्टफोलियो में तकरीबन उतना परसेंट का गिरावट हुआ होगा ऑन एवरेज। ठीक है ना। तो और एक्चुअली जो है इसको मेरे हिसाब से इसको देखना नहीं चाहिए क्योंकि फालतू का टेंशन बढ़ता है। ठीक है ना। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ जब ग्रीनरी हो तो पोर्टफोलियो को देखो, रेड हो तो उसको वहीं पर ही रोक दो, कुछ नहीं, टेंशन फ्री हो जाओ और फल ले आओ और थोड़ा सा वॉकिंग की अपनी जो कैपेसिटी बढ़ा दो, रनिंग की कैपेसिटी बढ़ा दो, छोड़ दो, काम में थोड़ा सा ध्यान लगाओ, नात रिश्तेदारों से बातचीत करो, घर परिवार से बातचीत करो, बस उसके बाद में जयराम जी की आएगा टेंशन, जाएगा टेंशन, ये सब हो जाएगा स्वाहा। ठीक है। तो ये आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी ये बता दिया दोस्त। सॉरी। अच्छा, आगे आपका अभी देखिए 26,277 पॉइंट पर आपका निफ्टी था जो इसका टॉप किया है, 52 वीक हाई। ठीक है। अगर हम 52 वीक लो लेते हैं तो 18 साढ़े 18,000 के आसपास है। तो 52 वीक का तो लो लेने का मतलब नहीं, वहां पर जाने के तो चांसेस है ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, खाली मन के लड्डू खाना होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, अभी आपका जो लेवल आज के टाइम पर कल का जो ब्रेक हुआ है ये हो गया है 25,225 पर आपकी क्लोजिंग गई है। ठीक है। अब 25,225 पर क्लोजिंग गई है, सवाल ये उठता है कि अगर कल वाला इंपैक्ट हावी रहता है तो ये 25,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। अब तो आपका रेजिस्टेंस हो गया है 25,450 या 25,500, इसको ही क्रॉस जो कर पाना आपकी मार्केट के लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है। अब आपका अगर नीचे की साइड में पेदे में, नीचे के पेदे में चोट लगती है तो ये 25,000 का हर्डल क्रॉस करेगा और वही 24,750 का लेवल फिर आपको दिखेगा। तो अगर एक दो दिन में 24,000, अब देखिए सिंडो जहां पर दोनों बन रहे हैं, मार्केट यहां से बाउंस बैक भी कर सकती है अगर ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है यार ये चल रहा है, इनका चल रहा है, क्योंकि हाँ और जो यार एक अब देखो क्या होता है ना, जब आप एक्सटेम्पर जो बोलते हैं ना, जब आप वो लेक्चर दे रहे हो तो काफी चीजें क्या होती है वहां पर बाय बैक हो जाती है, छूट जाती है। तो अभी मेरे को याद आ गया, अब एफएनओ पर जो सेबी का शिकंजा था वो हो गया साइड में, है तो है ही है। छोटे ट्रेडर्स पर जो चाबुक चली है
वो चली है तो चली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन वो भी एक तीसरा चौथा रीजन है, ऐसा नहीं है नहीं है। तो इन्हीं कुल 4-5 कारणों से जो है ना आपकी मार्केट में बवंडर सा मचा हुआ है। और ये बवंडर जो है ना छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से ये वरदान साबित होगा। ये बात मेरी आप नोट कर लें, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर इस समय आप पेशेंस से रहे, इस समय आपने अगर जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे अपने लमसम को, एसटीपी को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, छोटा छोटा आप लमसम भी करते जाते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो भैया सीधी और सिंपल सी है, जब तक ताकत है तब तक हम उसके बाद में करते रहेंगे। जैसे जैसे गिरावट हुई, बेट वोट अब नहीं करेंगे इसके बाद में। अच्छा खासा जो है करेक्शन हो गया है। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी थोड़ा सा ज्यादा गुंजाइश है, अगर गिरती है तो यस आएगी तो फिर देखेंगे, फिर थोड़ा सा और पेस बढ़ा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर आज की डेट में भी गिरावट होती है तो आज है फ्राइडे, यस डेफिनेटली कॉल लेंगे हम, कोई इसमें दो राय नहीं। और आप लोगों को भी कॉल दे रहा हूं कि अगर ये नीचे की साइड में 25,225 से नीचे की साइड में कॉल जाती है तो आज भी आप अपना 10% का एलोकेट कर सकते हो। जैसे किसी का 1 लाख रुपया किसी को लमसम करना था, 10% का कॉल, मतलब मैंने कल की डेट में 10,000 की कॉल आपको दी थी। किसी को 2 लाख रुपया करना है तो 20,000 की कॉल उसको दी थी। सीधी और सिंपल सी बात है। किसी को 20 लाख देना था तो उसका 10% कितना आ जाएगा, जोड़ लो, 20 लाख से का 10% तो तकरीबन मान करके चलो कि आपका 1 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप 1 या 2 के आसपास आ जाएगा। तो इसको आप इसी अनुसार आप वो कर लो, जो है अपना जोड़ लो। और जोड़ने के बाद में इसी प्रकार से आपने करना, 2 लाख आ जाएगा। तो आपने इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर आपका 2% 30% करेक्शन हो रहा है तो 10% आपने लमसम मार्केट में करना ही करना है भाई मेरे। अगर आपके पास पैसा है तो इंतजार नहीं करना है कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। फिर ऐसे लोग देखते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और जब पोर्टफोलियो ऊपर भागता है तो उनको फिर प्रॉफिट नहीं दिखता है। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको तभी दिखेगा दोस्त, तब आपका पोर्टफोलियो बढ़िया दिखता है, और तब जब आपने उसको संभाल करके रखा हुआ है जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप जो समझ गए होंगे और सेम स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हो तो कोई भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने से नहीं रोक सकता है, कोई भी दो राय नहीं है। चाहे वो सेबी ये आंकड़ा पेश करे, और ये मैं बार बार ये आंकड़ा मेरे को दिखाई देता है कि 93% लोग अपने वेल्थ को लूज करते हैं। इसकी वजह से एफएनओ के ऊपर एक्चुअली जो है रिटेलर्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया है। तो मैं उस कदम का मैं स्वागत करता हूं। आज भी मैं उसको उस बात पे अपने कायम हूं और रहूंगा कायम में। जहां पर इन्वेस्टर्स के हित की बात होगी, रिटेलर्स के हित की बात होगी, परिवार के सुख शांति की बात होगी, तो यस डेफिनेट है मैं वहां पर साथ में रहूंगा और मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। क्योंकि हमने अपने 2-3 रिश्तेदारों को देखा है उनको बर्बाद होते हुए, क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स लिए संभाल नहीं पाए, जो लिए पेन्नी ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, और उनकी बर्बादी का वो सबब रहा है। ये मैंने एक बार उल्लेख भी किया था। तो सो भाई, एक आदमी जो अपना समझदार आदमी होता है ना, वो उन चीजों को देख करके सीखता है कि दूसरे को अगर ठोकर लगी है। जो बेवकूफ होता है वो उन चीजों को देख करके सीखता है जब उसको खुद की ठोकर लगती है। तो भाई मेरे जुगानी टॉक्स आपका ऐसा मंच है कि ये आपको उस ठोकर लगने से बार बार आपको रोकता है। भाई मेरे वहां पे मत जाओ, वहां पे आपको ठोकर लग सकती है, वहां पे आपका नुकसान हो सकता है। यही तो हमारा उद्देश्य है यार, यही तो हमारा उद्देश्य है। रही बात की ठीक है, जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में। थैंक यू।